हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल में थोड़ा सा उसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हमने बोला था लास्ट लेक्चर में हम उस चीज को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, कुछ वेरिएबल टर्म्स आएंगे उसको देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में दो तीन चीज पॉइंट पढ़े थे, आपको याद ही होगा। डाइपोल का मतलब क्या बताया था हमने, अगर माइनस क्यू चार्ज एक पॉइंट पे अवेलेबल है, अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है, पेयर ऑफ चार्ज की बात हुई थी अपनी, अगर ये एल डिस्टेंस होगा और ये क्या होगा, ये एल डिस्टेंस होगा, वाट एवर द कंडीशन, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या होता है डाइपोल, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, ठीक है। और सिंपल सा हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। जैसे हम लोग याद करेंगे, डायग्राम याद करें, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, ये हमको पता था। हमने क्या बोला था, जो भी होगा Q इंटू एल, हमने दिस चीज को डिस्कस किया था। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज होता है। अब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कांस्टेंट था, कुछ चल नहीं रहा था। अब क्या है कि हम लोग उसको दो तीन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, अभी तक हमने क्या किया था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किया था डाइपोल में। जस्ट क्या समझते थे कि एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज इस पॉइंट पे है, तो सिंपल सा डाइपोल, उसका पोटेंशियल हमने लिखा था, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि सर कहानी ये आ रही है इसमें कि दो चार्जेस है, एक है माइनस क्यू, दूसरा है क्यू, सेपरेटेड कैसे है, एक यहाँ पे माइनस क्यू है, ये क्या है हमारा क्यू, इसका लेंथ समथिंग एल दिया हुआ, ठीक है, ले सकते हैं। देखो ये हमारा पॉइंट ओ है। अब बात यह है कि ठीक है, यहां से हमको पॉइंट ओ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिया हुआ, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग ये। अगर इस पॉइंट पे फोर्स की बात करें तो हमको पता है जिधर होता है फोर्स उधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम फोर्स की बात करें, F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्शन क्या होगा, अपसाइड होगा। यहां पर ही फोर्स इधर होना चाहिए, बट द नेचर ऑफ चार्ज ये माइनस क्यू है, तो ये फोर्स कितना होगा इसका यहाँ पे, F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई, बट डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स में होगा। अब पूछेगा कि इस सिस्टम में, एक्चुअली इस सिस्टम में अपने पास ये है कितना, दिस इज दी नेट फोर्स कितना है। अगर हम एफ नेट की बात करें, एफ नेट का मतलब होता है, अगर हम लोग F1 मान लें, इसको F2 मान लें, तो F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमको यहां समझ में, बट बोलोगे सर इसको एज ए कंसेप्ट, इसको बोलते हैं कपलिंग ऑफ फोर्स। कपलिंग ऑफ फोर्स में क्या होगा, रोटेशन होगा, ठीक है। जब रोटेशन होगा तो रोटेशन में एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। अब टॉर्क का मतलब क्या होता है, फिर उसको देखेंगे अच्छे से। अगर ये डिस्टेंस एल था, टॉर्क का मतलब हमने पहले से पढ़ा था। टॉर्क हम लोग कैसे कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। अगर इसको वेक्टर क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, आपको याद होगा, ऐसा लिख सकता है। ये सिंपल सी क्रॉस की बात है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब देखो ये हमारा फोर्स है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो टॉर्क का मीनिंग होता है इसका टॉर्क, इधर का फोर्स इधर है, उधर का फोर्स उधर है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह क्या करेगा, अगर हम इसको रोटेट करवाएं, इधर एक फोर्स लगेगा तो ये थोड़ा इधर आएगा, तो क्या होगा, इस तरह ये रोटेट करता रहेगा, इस पॉइंट पे ये रोटेट करता रहेगा। अब ये रोटेट करते करते हमको क्या होगा, एग्जैक्टली टॉर्क का मीनिंग कैसे निकालेंगे। तो देखो टॉर्क निकालने के लिए हमको दो चीज आना जरूरी है। अगर हमको टॉर्क का मतलब होता है आर क्रॉस एफ, तो एंगल बिटवीन आर एंड एफ, तो आर का वैल्यू यहाँ कितना है, एल। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो आर क्रॉस एफ में हम लिख सकते हैं, टॉर्क में क्या क्या कर सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं क्यू इंटू ई, इसको लिखते हैं एल। तो टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आर कितना है, एल, एफ मतलब एफ साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, चलो एल इंटू एफ साइन थीटा टॉर्क होता है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल एफ कितना है, एल क्यू ई, एल क्यू ई इंटू साइन थीटा। अब यहां से हमको समझ में आ गया एल क्यू ई साइन थीटा, तो हमको यहां क्या पता है, ई क्यू इंटू एल साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, ए इंटू सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्यू एल साइन थीटा। अगर मान लो हम लोग क्रॉस वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, क्यू एल को अगर दो वेक्टर, एक चार्ज दूसरा क्यू को, हम उसको क्या लिख सकते हैं, क्यू एल को पी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमने डाइपोल पढ़ा था, अगर यहाँ के बीच का डाइपोल होगा तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू एल होगा, करेक्ट है।
P इंटू एल होगा, तो इसको डायपोल लिख लो यहाँ में E P साइन थीटा दैट इज टॉर्क। अब देखो ए बी साइन थीटा, इसका मतलब क्या कहना चाहते हो, टॉर्क इज इक्वल टू E क्रॉस P। दिस इज द रिलेशन। ये रिलेशन आप अगर 2017 के पेपर में देखेंगे, 2017 के मेंस क्वेश्चन में आया था रिलेशन लिखने को कि टॉर्क का रिलेशन E क्रॉस P से क्या होता है। E क्रॉस P का मतलब होता है A क्रॉस B, A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो E P साइन थीटा। एक रिलेशन आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू E P साइन थीटा। अब बोलेगा कि इस डाइपोल मोमेंट के फील्ड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो इस पर्टिकुलर डाइपोल सिस्टम पे या इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम पे कितना टॉर्क लगेगा, दैट इज E क्रॉस P। अब ये E P साइन थीटा होगा, व्हाट इज द वैल्यू जो हमने यहां से करके दिखाया। टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F होता है, F ये हो गया, R ये हो गया, उसको अप्लाई किया, यहाँ से हमको Q इंटू एल P पता होता है डाइपोल, इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको लिखिए, फिर हम लोग इसका 2-3 एप्लीकेशन देखेंगे जो कि इस पे मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क का चर्चा करेंगे। इसको लिख लीजिए, छोटा सा चीज है। हम इसको 2 चीज नजर कर सकते हैं। अगर आप देखें हम लोग E P साइन थीटा, तो इसको हमने लिखा क्रॉस P, बट इसको जनरली इन दी फॉर्म देखा जाए तो हमको टॉर्क ये वेक्टर फॉर्म है, तो यहाँ वेक्टर लगाना जरूरी है, ठीक है। इसके रिजल्ट पे थोड़ा सा गौर करेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू आया था अपना, क्या आया था अपना रिजल्ट में, टॉर्क इज इक्वल टू E P साइन थीटा। अगर देखेंगे तो थीटा का कॉम्बिनेशन ओनली फॉर फोर्स आता है, इसको हम लिख सकते हैं P E साइन थीटा। दैट्स वाइज दो एग्जैक्टली वेक्टर फॉर्म होगा जिसका हमको मैक्सिमम रिक्वायर्ड है, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, P क्रॉस E। ये हमारा एग्जेक्टिव वेक्टर फॉर्म होगा। अब देखो यहां से करने के लिए हमें 2-3 चीज रिक्वायर्ड होंगे। अगर मैं बात करना चाहूं इसके रेंज की बात, तो अब सबसे पहली बात है टॉर्क टू बी मैक्सिमम। टॉर्क को अगर हम टाउ मैक्स बोलना चाहते हैं तो किस कंडीशन में होगा, जब टॉर्क मैक्सिमम, जब क्या होगा, साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तो साइन थीटा टू बी मैक्सिमम, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, इसका मतलब टॉर्क मैक्स, जो टाउ मैक्स होगा वो क्या होगा P इंटू E होगा, करेक्ट है। अब देखो इसको बात पहले टाउ मिनिमम की बात आई है, ठीक है, टाउ मिनिमम की बात होगी। टाउ मिनिमम की बात होती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू शुड बी 0। अब कहां पे 0 होता है देखेंगे, 2 वैल्यू होगा, तो दिस इज दी 0। कब, टाउ मिनिमम व्हेन साइन थीटा शुड बी 0। अब देखो ये तो 0 करने 0 आ जाएगा मिनिमम टॉर्क, क्योंकि वो नेगेटिव टॉर्क नहीं होता है कुछ, ठीक है। अब देखो जब थीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो बताना पड़ेगा थीटा वैल्यू कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कितना होगा 90, एंड थीटा इज इक्वल टू 0 या 180। इस दोनों वैल्यू के लिए टाउ क्या होगा, मिनिमम टॉर्क इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0 और साइन 180 क्या होता है 0। इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इसका एज स्टेटमेंट, और किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होता है, 90 पे कितना होता है ये रिक्वायरमेंट। मिनिमम कब होता है, जब ये 0 होगा, किस वैल्यू पे 0, 180 पे, एंड वैल्यू कितना होता है। तो इस रिजल्ट से हमको 3 चीज सीखने को मिला। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हमको टॉर्क निकालना होगा तो सिंपल से लगाएंगे R क्रॉस F, R इन द सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, F इज द फोर्स जो कि हमको Q आया था, फिर हमने R क्रॉस F को L Q लिखा, इसको रीअरेंज करके हमको ये फॉर्म आ गया। ये फॉर्म को हमने एज ए वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करना होगा, हम टाउ इज इक्वल टू E P साइन थीटा लिख सकते हैं। और E P साइन थीटा का मीनिंग यही होता है कि उसको हम लोग अरेंज करें फोर्स के फॉर्म में। R क्रॉस F में F साइन थीटा था, तो यहाँ पे क्या होगा E साइन थीटा, तो A क्रॉस B को P क्रॉस E लिख सकते हैं। अब देखो अगर ये मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, जब वैल्यू 1 होगा। 1 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 पे होता है, खत्म। फिर मैक्सिमम वैल्यू P इंटू ए होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। सेकंड होता है मिनिमम को होगा, थीटा कितना होना चाहिए, मिनिमम 0। थीटा कब 0 होता है, 0 और 180 पे पुट कर दो 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट डेरिवेशन था हमारा, वो हमको इस सारे रिजल्ट को सीखने के लिए था, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिखिए। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, देखते हैं आता है कि नहीं अपने को। अब देखो इसी का एक एप्लीकेशन है कि अगर बात दी हुई थी हमारा कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो रिलेशन क्या होता था, जो हमने निकाला था। अगर आप इसको रिमेंबर करना चाहें, याद रखेंगे इसको, क्या देखा था, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आया था अपना यहाँ पे P क्रॉस E, ये आया था। अगर इसको लिखना चाहे एज ए मैग्नीट्यूड क्या होता था
पीई साइन थीटा। ये हमने रिजल्ट यहाँ सॉल्व किया। अब देखो टॉर्क करने का मतलब है कोई तो वर्क करेगा इसको, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, तो बताओ इसको जो रोटेट करने में जितना काम करना पड़ेगा वो बताना अपने को। कंडीशन है कि जब वो इनिशियल स्टेट में था उसका थीटा कितना था, ये हमने वेरिएबल कंडीशन का रखा है। अगर मान लो कुछ समय बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ समय बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज क्यू, दिस इज माइनस क्यू, ये वेरिएबल कंडीशन है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा थीटा 2। समझ रहे आप, ये हमारा एक जनरल कंडीशन था। जब इनिशियली इस तरह रखा था तो थीटा 1 था, हमने थोड़ा सा वर्क करके दिखाया कि ठीक है ये वर्क कर रहा था, रोटेट कर रहा है, तो एंगल कितना हो गया फाइनल थीटा 2। तो बोला वर्क बताओ, तो वो जो एजेंट इस पे वर्क कर रहा होगा वो कितना होगा उसको देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने दो रीजन पढ़ा है। अगर सिंपल सा लीनियर वर्क की बात करो तो एफ डॉट डी एस होता था। अगर हमको लीनियर वर्क की बात करें, लीनियर हम लोग देखा था, अगर लीनियर कंडीशन था जस्ट डिस्प्लेसमेंट का था तो वर्क कितना होता था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। करेक्ट है, ये हमने पढ़ा था। बट इन केस ऑफ रोटेशन, रोटेशन में जो वर्क होता है ड्यू टू द टॉर्क, वो क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, बिकॉज फोर्स के बदले यहाँ पे टॉर्क आ जाता है और डिस्प्लेसमेंट बदले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। तो बोलोगे सर काम तो बन गई यहाँ से, हाउ, अगर डी क्यू निकालना है तो यही तो एजेंट का वर्क है। ये क्या है इसका, ये एजेंट का वर्क ही है। अब ये एजेंट का वर्क कैसे आएगा, चलो सॉल्व करते हैं। डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन व्हाट इज द टाउ, क्या सॉल्व किया था हमने, पी साइन थीटा, आपको याद होगा, इनटू डी थीटा, लिमिट क्या बताए, थीटा 1 टू थीटा 2। भाई बहुत आसान है, पी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, करेक्ट है। इसको पुट करेंगे थीटा 1 टू थीटा 2, तो सॉल्व करने के बाद आता है थीटा 2 पुट करेंगे तो माइनस थीटा 2 प्लस ऑफ थीटा 1, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड। ये क्या हमारा होगा, इतना वर्क करना पड़ेगा, दिस इज द वर्क ऑफ एजेंट, वो पर्टिकुलर एजेंट का ये वर्क होगा, इतना रिक्वायर्ड होगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्योंकि हमने एक माइनस साइन को यहां से ऑलरेडी बाहर निकालेंगे तो थीटा 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो थीटा 1 को पहले कर लो, 2 के बाद, ये सॉल्यूशन की पार्ट है, आप इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से देख लेंगे। और कभी कभी एग्जाम में हमको एज इज ये क्वेश्चंस, अब 2015 या 15 या 16 का जेईई मेंस का पेपर देखेंगे तो सेम क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, रिजल्टेंट बेस की वर्क बताओ जब कोई टॉर्क किसी पर्टिकुलर थीटा से किसी पर्टिकुलर थीटा पे जाएगा। तो हमारे लिए भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। बाय द इसेंस ऑफ इसका एप्लीकेशन हमने यहाँ पे टॉर्क निकालने में किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से आप लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा 1 थीटा 2। जब वो पहले था उसको मान लो इनिशियल स्टेट थीटा 1, थोड़ा सा आगे चल गया थीटा 2 हो गया। अब किसी भी थीटा के लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लो पहले 0 होगा, कोई बात नहीं, 90 हो गया, कोई बात नहीं, सर 120 हो गया, कोई बात नहीं, थीटा जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, आपको वर्क आ जाएगा। पी यू ऑल नो, पी कितना होता है, क्यू इंटू एल, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिख लीजिए आप। फिर हम लोग नेक्स्ट डिटेल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि सर एक थोड़ा सा कंसेप्ट अगर हम और ऐड करना चाहें इसमें, बात क्या है कि हमने सबसे पहले सॉल्व किया सर वर्क डन बाय एजेंट। वर्क डन बाय एजेंट जो था वो क्या था, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसको नोट में लिख लेंगे, बहुत से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एग्जाम में क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो हम लोग फंस जाते हैं। दिस इज द वर्क डन बाय एजेंट, बट मुझे सर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखेंगे इसको सॉल्व करने सबसे बेस्ट है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय एजेंट। जितना भी वो वर्क करेगा उसका क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो ये चीज बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव मतलब उसको बदल दो, जस्ट कुछ नया नहीं करना है। क्या लिख सकते हैं, पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये माइनर सा डिफरेंस है, बट ईएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के
मीनिंग को नहीं समझते, जस्ट समझते यही हमारी डेफिनेशन है, थीटा 1 थीटा 2 लिख के आ जाते हैं, और जो वैल्यू अपने को माइनस में आनी चाहिए थी वो प्लस में आ जाती है, जो वैल्यू प्लस में आनी चाहिए थी वो माइनस में आ जाती है, तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे कि किसका वर्क पूछा है। अगर वो एजेंट का वर्क पूछेगा तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा, अगर वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पूछेगा तो वो क्या होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो इस छोटा चीज को आप ध्यान रखेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिख लो। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन है कंसेप्ट में क्लियरिटी है, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ डायग्राम को भी एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्वेश्चन को विदाउट डायग्राम भी बना सकते हैं, बट हमारे क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए फिजिक्स एक ऐसी चीज है जहां पर अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो आपके लिए 60% क्वेश्चन डायग्राम से ही बन जाता है। देखना शुरू करेंगे। वर्क डन इन ए रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री इज डब्ल्यू। मतलब बात कह रहे हैं ये सर, अगर ये हमारा जो इनिशियल डायरेक्शन था, अगर ये क्यू है, ये माइनस क्यू था, ये समथिंग थीटा था, ठीक है। अब जीरो की बात यहाँ क्या है, थीटा 1 क्या होगा, 0 डिग्री, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे। जब थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, इसका मतलब कहना ये चाहते हैं सर थीटा 2 कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन था और ये हमारा क्या था, फाइनल कंडीशन था। दिस इज द रेड पेन को रिप्रेजेंट करने की बात चल रही है, जो आपको रेड दिख रहा होगा डॉट रेड, दैट इज द इनिशियल कंडीशन एंड ब्लैक इज द फाइनल कंडीशन। तो बोला कि इसमें जो वर्क करने में लगा ना वो था डब्ल्यू। अभी हमने डेरिवेशन में क्या पढ़ा था, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ए दिया हुआ था, हमने पढ़ा था वर्क डन बाय जो एजेंट था वो डब्ल्यू दिया हुआ है। वो डेफिनेशन क्या था अपना, हमने देखा था पीई, याद रखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 की बात चल रही थी। अगर एजेंट की बात हो तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 की बात हो रही थी। अगर ये डब्ल्यू हमको पता है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 मतलब कॉस 0 माइनस कॉस 60 की बात हो रही है। अगर वैल्यू को हम सबमिट करते हैं तो क्या होता है, पीई 1 माइनस 1/2, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं सर पीई बाई 2 इज इक्वल टू डब्ल्यू, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ पीई इज इक्वल टू 2W। ये आ गया हमारा पीई क्या है, पी इज द डायपोल, ई इज द मोमेंट। अब बोला कि टॉर्क निकालो कहां पे, एक्टिंग ऑन इट एट फाइनल पोजीशन, मतलब यहां पे जब टॉर्क लग रहा होगा तो कितना लगेगा। तो हमने टॉर्क क्या पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, क्या पढ़ा था, पी क्रॉस ई। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, ये वेक्टर था तो मैग्नीट्यूड की बात कर ले सकते इसको, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसका मतलब इस थीटा की बात करें, थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 60। तो लिख लो कितना आसान है हमारे लिए, पीई साइन 60 डिग्री, व्हाट इज द पीई, 2W इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2। इसका मतलब √3W इज दी टॉर्क। यूनिट लिख लेंगे, टॉर्क को पता है न्यूटन मीटर, F क्रॉस R, और यहाँ पे क्या दिया है थीटा के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं जो भी पर्टिकुलर यूनिट हो, थीटा को रेडियन लिखते हैं हम लोग, याद है ना। इस चीज को हमको पता √3W हो जाएगा, इज द आंसर ऑफ टॉर्क। हमको ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट बहुत आसान सा होता है, आपको लगेगा सर कुछ नया नहीं होता है, एडिशनल कंसेप्ट है। अगर आप देखेंगे जितना भी प्रीवियस ईयर कोई भी बुक लेंगे, जितना आपको जो भी 11th 12th लेवल पे एनडीए का एग्जाम होता है, मेडिकल का होता है, एडवांस होता है, मेंस होता है, बेसिकली कंसेप्ट यही होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है। अगर ये क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछता तो आप सोचते ठीक है ये थीटा लगाओ पहले लगाओ, अगर इससे पूछता वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यू कैन चेंज इट। अगर आपको यहां से एक रिलेशन निकालने आगे, दैट इज कॉमा, तो यहां से अगर P is 2E then P cross E, P sin थीटा, गेट इट द आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन की क्लियरिटी आ रही होगी, क्या क्लियरिटी इसमें है। तो आप उसको अच्छे से लिखिए, सॉल्यूशन में लिख लेंगे, और फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जहां पे थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ेंगे। ए रॉड ऑफ मास m लेंथ l इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिगर में ड्रॉ करके बताया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज q एंड माइनस q प्लेस्ड एट ए एंड ऑफ द रॉड। क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक माइनस q यहाँ, एक प्लस q यहाँ रखा हुआ है, जिसका मास रॉड का m × l दिया हुआ है। फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड। बोला है कि इस रॉड का इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन बताओ। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये डायपोल होगा, इसमें इधर एक फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स दिखाएगा, रोटेट करेगा, ये कुछ हो सकता है, कुछ यहाँ पे आ जाए,
तो जिस रेट से एंगुलर एक्सेलेरेशन मतलब होता है अल्फा से ये रोटेट करेगा, वो अल्फा बताओ। फिर पूछा है वर्क डन बाय द फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक्स का वर्क बताओ, किसका फील्ड, ध्यान देंगे इसको, ये एजेंट का वर्क नहीं पूछा, किसका पूछा है, उस फील्ड का वर्क बताओ जब मेकिंग पैरेलल टू द ई। अब रॉड कैसे था, इनिशियल इधर था, अगर जब रॉड ऐसा हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 से 0 हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू 90, थीटा 2 इज इक्वल टू 0, उस कंडीशन का वर्क बताओ। तो याद रखेंगे हम लोग थीटा 2 थीटा 1 रिवर्स कैसे होता है क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी बताओ व्हेन रॉड बिकम्स पैरेलल टू ई। जब यहां से ये रॉड ऐसा के ऐसा हो जाएगा तो हमको एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है वो बताना है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को डील करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात है कि क्या क्या चीज हम लोग निकाल सकते हैं। हम तो गिवन डाटा की बात करें, सॉल्यूशन देखेंगे आराम से देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहली बात, ये एक रॉड है, ये एक सेंटर्ड पॉइंट है, इसके बाद रोटेट करेगा तो गया क्या है, तो हम लोग मान सकते हैं अगर हम लोग डायपोल लिखना चाहें तो Q इंटू एल लिख सकते हैं, चलेगा। सबसे पहली बात आई है कि एंगुलर एक्सेलेरेशन, आपको अगर रोटेशन होगा याद तो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन देंगे बाय द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। हमने रोटेशन में क्या पढ़ा था, टॉर्क के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा तो एंगुलर मोमेंटम रिलेशन, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम बाय द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम रिलेशन। अब एंगुलर मोमेंटम रिलेशन को दो तरीके देख सकते हैं। हमने पढ़ा था क्या, याद होगा किसी को, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, यहाँ पे टॉर्क होता है, आई को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सर टॉर्क की बात चल रही है, टॉर्क मतलब आपने क्या बताया, तभी तो बताया क्यू ई, तो पी ई साइन थीटा होता है। अब ये कंडीशन कितना है, पी ई साइन थीटा में, तो थीटा कितना है 90 पे है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल, मतलब टॉर्क को लिख सकते हैं P क्रॉस E इज इक्वल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने से बेहतर मैग्नीट्यूड लिखते हैं, क्या लिखें हम लोग, पी ई साइन थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। अगर अपने को थीटा पता है, थीटा कैसे पता है, यहां से यहां तक 90 है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 1 हो जाएगा, पी ई इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब बात है कि आई कैसे निकाले, पी कैसे निकाले, यू नो पी तो हमको पता ही है, लिख लेते हैं क्यू ई एल इज इक्वल टू आई अल्फा। अब देखो अगर आपको याद होगा किसी भी रॉड का, मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, इसके बाद क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबको याद आया, ml²/12, याद आ गया होगा आपको। 20 सेंटर के बाद क्या पूछा है, जैसा भी खड़ा हो क्या होता था, ml²/12, तो यहाँ से i का वैल्यू कितना होगा, ml²/12, खत्म, कहानी कह दिया, क्यू ई एल इज इक्वल टू ml²/12 इंटू अल्फा, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा कितना लिख सकते हैं, 12 QE/m। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड। तो ये रिलेशन सबको पहले से पता था, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। थोड़ा सा हमने पीछे के टॉपिक को टच किया है देखने के लिए कि हमें ये आता है कि नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट हमको टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा हमने वहां पढ़ा था रोटेशनल डायनामिक्स में। आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, कोई रॉड इस तरह लेंथ पे रखा हो तो सेंटर के बाद वो भी जस्ट वैसा ही है ना, ये रोटेट कर रहा है यूं, करेक्ट। तो इसका मोमेंट है ml²/12, तो मास m लेंथ l पुट कर दो, अल्फा यहाँ से आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट आप लिखो, हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आसान था, जस्ट ये रिलेशन अगर हम फॉरगेट कर गए होंगे तो हमको याद रखना चाहिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, लिख लो। अब देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्क डन बाय द फील्ड मेकिंग रॉड पैरेलल टू ई। सबसे पहले फील्ड का वर्क पूछा है, तो हमने बोला था सबसे पहले याद रखेंगे थीटा 2 थीटा 1 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने जब बोला था एक्सटर्नल का वर्क होगा तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कॉस का, और जब फील्ड का पूछेगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पूछा था, पीई इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। अब बोला कि जो पैरेलल हो जाएगा इससे, किससे, पैरेलल। पैरेलल का मतलब है यहाँ ये दिया हुआ है कि भाई साहब थीटा 2 का वैल्यू 0 होगा जब इनिशियल थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 होगा। कहानी यहीं पे खत्म है, पुट कर दो वैल्यू कितना है, पीई cos 0 डिग्री माइनस
cos 90 डिग्री, यू नो cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0। जब cos 90 का वैल्यू 0 होगा तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं ओनली cos 0 होता है 1, दैट इज P। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू P का वैल्यू क्या पता है QEL, दैट इज द वैल्यू। अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से आता है तो सारा का सारा क्वेश्चन से बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इस तरह आसान है बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। अब कैसे करेंगे, रिलेशन वो भी करेंगे, देखते हैं आगे। सबसे एंगुलर वेलोसिटी बताओ व्हेन रॉड बिकम्स पैरेलल टू ई। सर आपकी बात है कि जो ये होता है तो फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या उसको बोल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वर्क एनर्जी, ये 2 बार आ गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वहां वाला नहीं है, फॉर डायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स, फॉर रोटेशनल डायनेमिक्स। जब वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशनल डायनेमिक्स क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात बताया था आपने को। अब देखो ऑल द फोर्सेस में क्या अभी तो वर्क हुआ था, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क था। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट इज द काइनेटिक, इनिशियल तो कुछ होगा ही नहीं, इनिशियल तो 0 होगा। व्हाट इज द, अब पढ़ा था हमने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद आया सबको। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यू नो द वैल्यू ऑफ आई, हमने अभी जस्ट सॉल्व किया है, कितना होता है एम स्क्वायर बाई 12। वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सॉल्व किया था, सेकंड क्वेश्चन में हमारा था QEL। ये क्या आपको कितना पता, QEL इज इक्वल टू 1/2 ml स्क्वायर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस L को L से यहाँ कैंसिल आउट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 QE डिवाइडेड बाय M, L भी बचेगा एक, करेक्ट है। 12 इंटू 4 24 QE बाय ML। तो लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 24 QE बाय ML। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अगर सोचे तो हर एक कंसेप्ट को हमने इस कॉन्सेप्ट में पूरा रोटेशन डायनामिक्स, रिलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारा कुछ को टच कर दिया। तो हमको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सारा एप्लीकेशन हमें अच्छे से आना चाहिए। तो यही ब्यूटी है हमारा कि हम लोग किसी भी टॉपिक में होते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को उसके रिलेशन से इंटरप्रेट के क्वेश्चन आता है। और इस तरह के क्वेश्चन आप अगर जेईई एडवांस की बात करें, एडवांस के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, इवन इन मेडिकल, समटाइम्स छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमने इंडिविजुअल पूछे हैं, जो कि उसका इनिशियल एक्सेलेरेशन बताओ, उसका वर्क बताओ, वो आपसे पूछ सकते हैं। और मेंस के लिए सबसे परफेक्ट क्वेश्चन सब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जहां पे मेंस में अपने को इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सार समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बताने का मतलब क्या है। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल किसका क्वेश्चन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैकेनिक्स प्लस रोटेशन। अब मैकेनिक्स में क्या था सर, ये वर्क एनर्जी थ्योरम पता है, फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, दैट इज द बेसिक थिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा, फील्ड है, कैसे रोटेट करेगा, रोटेशन का कंसेप्ट था। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रोटेशन, मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो क्वेश्चन जो एडवांस एग्जाम के होते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम में आते हैं, बेटा कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स आपसे पूछेगा ही नहीं। क्वेश्चन पूछेगा एक ही सेंस पे कि भाई साहब अगर आपको ये दिया हुआ है, आप अगर 11th और 10th 12th के नॉलेज को कंबाइंड करके क्वेश्चन बना सकते हैं तो आप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। हम लोग क्या करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जो इसके रिमेनिंग रह गया, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन को इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स करता है। क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट स्टेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हैं, तो वहां हमारा ये भी धर्म बनता है कि हम लोग क्या करें, वो सब चीज को कॉन्टैक्ट करें जो कि एक इंटररिलेटेड सब्जेक्ट हो। अब बेसिकली हर एक टॉपिक हमको पता होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोर्स पढ़ना है, फील्ड पढ़ना है, बट अपने को इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने आते हैं। मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात तब करता हूं जब क्या होता है, एक्चुअली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं तो बना जाते हैं, बट जब भी कंसेप्ट का मिक्सिंग होता है ना, मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट का मीनिंग ये होता है कि आपको किसी और टॉपिक के कंसेप्ट को किसी और टॉपिक में मिक्स किया जाता है, तो वहां पे हम लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर एग्जाम्पल हमको नहीं पता होता है। और आप जो भी इंजीनियरिंग का एग्जाम दीजिए, मेडिकल का एग्जाम दीजिए, चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो, हर एक एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन का बहुत प्रेफरेंस मिलता है। क्या आप उस तरीके से सोच सकते हैं जिस तरीके से एग्जाम में आता है।
तो आपको इस सब के क्वेश्चन से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि भाई हमें सोचना कैसे है, हमें करना कैसे है। ठीक है, पहले इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। हम देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसको कैसे निकालते हैं। अगर इसको सोचने के लिए हमें फिर से पता चला सर ये एक सारा कहानी एक्चुअली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रही है। ठीक है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, हमने पढ़ा था बहुत पहले, इट इज द वर्क ऑफ, फिर से आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट याद होगा, हमने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो उसको हम लोग DU से रिप्रेजेंट करते हैं, याद होगा आपको। इट इज द वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नेगेटिव वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होता है, ये बेसिक डेफिनेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का। ये हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। बात है सर कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, गुड। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो वहीं से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड, वहां तक समझ में आ गया अपने को। जब वो समझ में आया तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क भी तो वही होगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क होगा। क्यों, हाउ, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना हो तो रिवर्स कर लेते हैं, फोर्स बाय क्यू इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये तो क्यू तो कांस्टेंट चार्ज है, अगर इसका वर्क इस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा तो ये भी वर्क क्या होगा, कंजर्वेटिव नेचर का होगा। तो ये जो हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमको सेम चीज अप्लाई करना पड़ेगा इन द सेंस ऑफ दैट हमने जस्ट रिलेशन देखा था, वर्क डन बाय इक्वल टू टाउ डी थीटा, याद होगा आपको, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था। अब थीटा की कहानी यह है कि कैसे कैसे कर सकते हैं। अब देखो अगर ये थीटा 90 होता तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, याद रखेंगे देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डॉट यहाँ होता टाउ डॉट थीटा, इसको कैसे लिख सकते थे, टाउ डी थीटा कॉस थीटा। अगर इसको ए मान ले इसको बी मान ले, हम यहां से डी ले, तो अगर थीटा 90 होता तो ये क्या होता, 0, करेक्ट ना। इसका मतलब इसका लिमिटिंग पॉइंट अगर यहां से यहां तक जाने का निकाल ले किसी भी पर्टिकुलर थीटा के लिए 0 तक के लिए, तो यहां से यहां तक का वर्क निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन वर्क लिखना शुरू करते हैं। निगेटिव वर्क तो होगा, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि जो डायपोल का डायरेक्शन है, आपको मैंने पहले ही डिस्कस किया था, डायपोल का डायरेक्शन, अगर डायपोल का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अपोजिट में। इसका मतलब ये जो नेगेटिव साइन था कंजर्वेटिव फोर्स का, ये दोनों अपने आप को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके डेरिवेशन को देखते हैं। हमको एक कहानी पता है, टाउ इक्वल टू क्या होते हैं, पीई साइन थीटा, आपको पता ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी इज द डायपोल मोमेंट, पी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू इनटू एल, चलो इसका तो प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है। अब पूछा कि जब वो 90 पे था, जब थीटा का वैल्यू कितना था, 90 था, तो वैल्यू कितना होगा इसका, 0 वर्क। जब वो थीटा समथिंग कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही रेफरेंस है कि इसका डॉट तभी 0 होगा जब थीटा कितना होगा, 90, और क्योंकि वर्क में क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है या टॉ डॉट थीटा होता है, तो इसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, पोटेंशियल को हम लोग क्या मान लेते हैं, यू। सॉल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहले dw 0 to u इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा अपने को पीई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन का रूल कहता है भाई साहब, अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो बाहर निकाल लो कांस्टेंट पीई साइन थीटा डी थीटा 92 थीटा, करेक्ट है। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो बाहर निकाल लो माइनस पीई, इसको वैल्यू लिखेंगे कॉस थीटा 92 थीटा, चलेगा। अगर कॉस 90 का पहले फाइनल लिमिट कितना होगा, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस 90 डिग्री, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा ये हमारा u हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये जो u होगा, u क्या होगा, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये भी हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, लेकिन ये अभी हम लोग कहानी खत्म नहीं हुई है। देखो सर पीई कॉस थीटा, कोई बोलेगा सर क्या कर सकते हैं, थोड़ा फिर से देखेंगे अच्छे से। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस पी डॉट ई, चलेगा। क्या लिख सकते हैं, पी डॉट ई इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा। किसी को प्रॉब्लम है, ये फॉर्म हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी
cos थीटा होता है। सिमिलरली PE cos थीटा को हम लिख सकते हैं P डॉट E। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, तब यहां से एक नया डेफिनेशन आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हमको यहां से दो रिजल्ट आया, एक याद आता है क्रॉस का जो कि इससे पहले था, आपको याद होगा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E हुआ था। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं टॉर्क और पोटेंशियल का रिलेशन। टॉर्क में ये होता है, यू में ये होता है, क्योंकि हमको डायपोल का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रॉस होता है और इस केस में डॉट होता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला हमने दो डिराइव किए थे इससे पहले वाले में, और सेकंड वाले में दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सब्सिडरी रहता है। जैसे आप बात करेंगे 2015 का जो नीट का पेपर आया था 2015 वाले में, उसमें इस दोनों को पूछा था, ऑप्शन में दिया था कौन सा करेक्ट है, एक में ये दिया, दूसरे में कुछ और दिया हुआ था। चार ऑप्शन थे, चारों में u इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, और बाकी सब ऑप्शन में कुछ उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ था। तो हमको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो कभी भी एग्जाम में ये नहीं तो टफ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी रहते हैं, जो कि आसान एक भाषा हम लोग एक ही बार बना देंगे, कुछ नया रहेगा नहीं। ठीक है, आप क्या करो, इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग उस रिजल्ट को देखेंगे। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ब्रैकेट फॉर्म में सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जुड़े होते हैं। जो डायग्राम को देखेंगे आप जस्ट इसको देखते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि कभी कभी पूछता क्या, ये हमारा थीटा है, ये टाउ है, ये यू है, ये नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम है। मैंने बहुत बार देखा है कि मेंस के क्वेश्चन में या किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्या अगर ये रिलेशन अवेलेबल है तो इसके अकॉर्डिंग में कौन सा होगा नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले बात आई है थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू की बात करते हैं अगर 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो सबसे पहले टाउ की बात करते हैं। तो PE sin थीटा sin 0 0 होता है। चलो, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तो जो टॉर्क होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। अगर हम इसकी बात करें U का मतलब माइनस ऑफ PE cos 0, इसका मतलब ये नेगेटिव है। इसको अगर टॉर्क की बात हो रही तो क्या है, माइनस ऑफ PE। अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, सिर्फ P इंटू E होगा, बट हम लोग माइनस को रखते हैं। अब बात आती है कंसेप्ट की कि हम लोग क्या क्या सोचते थे। अगर वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, जब भी ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है इसका मतलब उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो जो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम होगा क्या होगा, वो स्टेबल होगा। आपको इस चीज को पढ़ने के लिए आप सेंटर ऑफ मास के लास्ट टॉपिक में विभिन्न डिफरेंशियल सिस्टम पे जाएंगे तो आपको ये कंसेप्ट दिख जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जब नेगेटिव होता है तो जो भी वो बॉल होगा या मास होगा किसमें होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो याद रखेंगे जब 0 डिग्री है तो टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 तो नो फोर्स, नो फोर्स मतलब उसका मूवमेंट नहीं होगा, तो जो एलिमेंट होगा नेगेटिव टॉर्क पे, सॉरी नेगेटिव एनर्जी पे, दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब क्या होता है, तीन केस है, हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट 90 डिग्री ले लेते हैं। यही तीनों केस क्या आता है, क्योंकि एक्चुअली रॉड ऐसे रहेगा, कोस थीटा पे रहेगा ना तो 0 पे रहेगा, नहीं तो 180 हो जाएगा। जब 90 डिग्री के बाद क्या होता है, PE दैट इज द कॉस, ये तो मैक्सिमम भी होता है, आपको बताया था अभी जस्ट पहले। यहाँ पे क्या है, 0, क्या है ये 0। अब देखो हमको एनर्जी ही 0 आ गई। जब एनर्जी तो नेचर कैसा होगा, हमने बताया था आपको mgh कुछ रहे ही नहीं। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे, अगर ये सरफेस यहाँ ही रखा जाए और ये कुछ इस तरह का डायग्राम था, आपको याद आएगा, आप देखेंगे अगर यहाँ पे बॉल रखे, दिस इज द अनस्टेबल कंडीशन, दिस इज द स्टेबल कंडीशन, दिस इज द नेचुरल कंडीशन। लेकिन यहाँ पे इंचार्ज वाले केस में, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते थे नेचुरल कंडीशन, नेचुरल इक्विलिब्रियम। दिस इज द स्टेबल, इसको बोलते थे अनस्टेबल। ये हमारा वहां का केस। अगर एक बॉल को ऐसे छोड़ दो, यहाँ पे रखा हुआ है, कोई फोर्स नहीं, नेचुरल इक्विलिब्रियम रहेगा। यहाँ पे रखो, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बट यहाँ पे रुको, स्टेबल रहेगा, बट यहाँ पे छोड़ो, नीचे चला जाएगा। लेकिन इस केस में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज या करेक्टेड है, चार्ज जब रहेगा तो फील्ड ऑफ फोर्स लगा ही लेगा, उस इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ याद रखेंगे नॉट नेचुरल इक्विलिब्रियम, इज नॉट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कोई गलती से नेचुरल मत लिख देना, ठीक ना, नेचुरल ऐसा कुछ इक्विलिब्रियम होता ही नहीं। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में नॉट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। एक लास्ट केस है 180 डिग्री पे, टॉर्क 0, 180 पे तो माइनस माइनस मतलब PE की बात चल रही है, ये हमारा मैक्सिमम हो गया। अब तो पता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा,
इस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन हमसे आते रहते हैं, इसको आप अच्छे से लिखिए और याद कर लेंगे लॉन्ग पीरियड में। कभी भी कंफ्यूजन हो तो पैरेलली डायग्राम ये भी ड्रॉ कर लेंगे, कभी पता रहे कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, इवन चार्ज कुछ भी हो, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे डायग्राम को अच्छे से, साथ में पैरेलल फॉर्मूला लिखेंगे, हमने किस तरह अप्लाई किया वो भी हमें समझ में आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जहां हमें सीखना चाहिए था। कभी भी स्टेबिलिटी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, स्टेबल होगा नहीं होगा, तो हम लोग इस तरीके से इसको डील करेंगे। लिखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हमने फिर यहां से खेला है, आप याद देखेंगे लास्ट बार तो ना मिसलेनियस क्वेश्चन एसएचएम आ गया, टाइम पीरियड आ गया, बोलोगे ये क्या हो रहा है सर, बट हो रही है जो आपको सीखना है। एग्जाम वाले फंसाते हैं सही आपको अगर कंसेप्ट का क्लियरिटी नहीं आएगा तो आप फंस जाएंगे, इसलिए मैंने बार बार कंसेप्ट को मिक्स करने की कोशिश करी है। देखेंगे ए डायपोल मोमेंट ऑफ पी, इसका डायपोल मोमेंट पी दिया हुआ है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, हमने कब पढ़ा था स्टेबल इक्विलिब्रियम 180 पे होता है, इसका मतलब इसका डायपोल इधर होना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर एंगल बिटवीन पी एंड डी इज 180 दैट मींस 0 डिग्री दैट मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मान लो P इधर है, अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे, इस डॉटेड डायग्राम को, इसका मतलब इसका P भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या था, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया। आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, डिस्प्लेस्ड किया किसके, स्टेबल इक्विलिब्रियम से। तो हमको यहां से समझ में आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, एंगल बिटवीन P एंड E इज 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो डायपोल ऐसा था, P का डायरेक्शन क्या होगा, इसको इनिशियल में ऐसे रखना पड़ेगा। अब क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड किया, तो क्या करेगा, ये SHM करेगा लाइक दैट। जब ये SHM करेगा तो भाई साहब वहां पे बताओ अपने को कितना होने वाला है, क्या टाइम पीरियड। अब क्या करें, सोचो क्या कर सकते हैं। सोचते सोचते माइंड में आया कि टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω होता है। अगर हम कहीं से इसका एंगुलर वेलोसिटी का जुगाड़ कर लें, अगर हम कहीं से इसके एंगुलर वेलोसिटी का जुगाड़ कर लें तो बात बन जाएगी। सर जुगाड़ होगा कैसे, अभी हमने टॉर्क और अल्फा का रिलेशन पढ़ा था, आपको याद होगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, मतलब ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन है सर। यस सर आते हैं। ये अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो क्या कर सकते हैं, और इसको टॉर्क भी पता है आपने, क्या पढ़ा था हमने, PE sin थीटा, याद होगा सबको, PE sin थीटा, P क्रॉस E इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। यहां तक तो समझ में आया। अच्छा मतलब कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करना है, मतलब थीटा बहुत क्या होगा, बहुत कम होगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा कहानी है, बहुत पहले से अपने को आता है। अगर थीटा बहुत ही कम हो तो साइन का हम थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से करने के बाद PE थीटा इज इक्वल टू I अल्फा। लेकिन सर अल्फा का क्या करें, अल्फा का बात समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन होता है, अगर हम लोग एक रिलेशन को याद करेंगे सिंपल से, वहां के रिलेशन है, तो PE थीटा है, अल्फा को निकालना है वो किसके फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। अभी जिस तरह हमको रिलेशन पता होगा V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, उसी तरह ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बट यहाँ टी तो चाहिए नहीं, थीटा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S होता है, यहाँ कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। कुछ यहाँ तो समझ में आ रहा है कि 2 अल्फा थीटा को क्या कर सकते हैं। चलो दूसरा क्या था, एक होता था हमारा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता था, तो यहाँ से कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इस तीनों रिलेशन में देखते तो हमको पता चलता है अल्फा को रिप्लेस करने की बात यह है कि अल्फा अगर इसको स्क्वायर करना चाहे, इसको स्क्वायर करना चाहे तो दोनों साइड हमको अल्फा थीटा चाहिए। तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन एंगुलर पोजीशन दैट इज द थीटा, इसको हम लिख सकते हैं PE थीटा इज इक्वल टू I ओमेगा स्क्वायर थीटा। हाउ, अगर ये अल्फा चाहे तो हमको 2 से बाहर करना पड़े, हम पुट कर देंगे। ये हमारा बेसिक काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को हमने रोटेशन से कंपेयर करके देखा, दैट इज द ओमेगा स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से इस थीटा को कैंसिल होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड थीटा। ये हमारा सर्कुलर मोशन का पार्ट है, आप पढ़ेंगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। आपको आता होगा तो क्या होगा, हमारा क्या कर सकते हैं हम लोग, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू PE बाय I।
इसका मतलब ओमेगा की कहानी क्या है, PE बाय I। अगर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड तो आसान है, लिख लो, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, इट मीन्स 2 पाई रूट अंडर I बाय PE। दिस इज दी I मतलब मोमेंटम से, P इज दी डाइपोल, इज दी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, जो कि ये पार्ट हमने वैसे डिस्कस किया वहां पे काइनेमेटिक्स में हमने देखा था। कभी कभी SHM भी आना चाहिए, कभी कभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को और किस तरह से मिक्स कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कंसिडर करने की कोशिश करी है। आपके पास सीट अवेलेबल है, सीट से नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितना लगा सकते हैं सीट लगाओ, आपको जो भी डाउट होगा तो आप उसे वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंस होता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट रह गए हैं जहां पे थोड़ा सा डिफरेंशियल फॉर्म होता है, जो कि इसका एडवांस लेवल बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के एप्लीकेशन ऑफ फील्ड, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। इसको लिख लीजिए अच्छे से। बात आ गई अपनी, बात ये थी कि हमने अभी देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने तो अभी तक सारा चर्चा किस पे किया था, थोड़ा सा अलग है इससे, बट देखेंगे हम लोग जितना कुछ सब क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो क्या करेंगे, इसका मतलब है कि भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बेसिक एजम्पशन जो हमारा था, अगर उसको हम देखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो रिलेशंस थे वहां से हमने क्या पढ़ा था, जो भी फोर्स का वर्क होता है, जो पोटेंशियल याद करेंगे यू की, क्या बताया था, इट इज द नेगेटिव वर्क डन ऑफ डी बाई डी आर। यू का मतलब है कि आप लोग यहां पर हम लोग यू से किसे डील कर रहे हैं, माइनस ऑफ पी डॉट ई से डील कर रहे हैं। गेट इट, हम लोग किससे डील कर रहे हैं, माइनस ऑफ पी डॉट ई से डील कर रहे हैं। अगर हमको पोटेंशियल चाहिए, अगर हमको पोटेंशियल चाहिए तो देखना पड़ेगा, ये पोटेंशियल दिया हुआ, इसका वर्क भी है ई डॉट डी आर। तो अगर हम इस फोर्स की बात करें, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी आर इज इक्वल टू पी डॉट ई, ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब बोलेगा सर हम लोग डाइपोल को तो वेरिएबल नहीं बोले, क्या बोले, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या करते हैं, डाइपोल बाहर निकाल लो। ये जस्ट एज ए, हमने बोला जब भी डेरिवेटिव में जाएगा तो ये क्या होगा, ऑलवेज कंसंट्रेट कर जाएगा जीरो एंगल पे, ठीक है। तो बाहर निकालेंगे पी डी ई बाई डी आर, दैट इज द डॉट। तो ये जो हमारा फोर्स का रिलेशन आया पी डी ई बाई डी आर, ये एक्चुअली मेन एप्लीकेशन है किसका, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको हम लोग दो तरीके से डील करेंगे, इसको हम लोग दो तरीके से डील करेंगे। अगर हमको फोर्स इज इक्वल टू क्या पता है, पी डी ई बाई डी आर, जो फर्स्ट टाइप होगा, अगर वो फर्स्ट टाइप होगा, फर्स्ट क्या कहता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म मान के चलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान के चलेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मतलब वो बदलने वाला नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, बदलेगा नहीं, तो हमारा कहना क्या है कि डी ई बाई डी आर भी तो नहीं बदलना चाहिए, जीरो होगा। इन दैट केस जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दे मस्ट बी जीरो। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी जीरो। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, डी ई बाई डी टी नहीं चेंज करेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये मस्ट बी जीरो रहेगा। इसका सेकंड केस क्या है, अगर मान लेते हैं ई क्या है, वेरिएबल है, मान लेते हैं ई क्या है हमारा, वेरिएबल है। अगर डिफरेंशियल फॉर्म को सील किया जाए तो हम लोग लिखे यहाँ पे ई डॉट डी आर, उसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि वेरिएबल की बात चल रही है। इसका मतलब ये कहना है कि डी ई बाई डी टी नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पी डॉट डी ई बाई डी आर। अब यहां से कहना क्या है, क्या एफ मस्ट भी जीरो होगा, नो, एफ मे बी जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे पॉइंट को, एफ क्या हो सकता है, मे बी जीरो। सर बोले कैसे जीरो होगा, अब देखो, अगर इसका डेरिवेटिव एंगल जो भी होगा, ए डॉट बी की बात चल रही है, अगर दोनों का डॉट का एंगल थीटा हो जाए, अगर थीटा कितना हो जाए, 90 हो जाए, अगर एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो इसको जीरो होने के बदले पहले हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी होता है यहाँ पे कि अगर इस दोनों का डॉट का एंगल 90 हो जाए, कितना हो जाए वो, 90 हो जाए, तो ड्यू टू द डॉट रीजन, ड्यू टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर 90 पे होगा, तो वहां पे मे भी जीरो हो सकता है,
बट हम लोग सर्टेनली नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ये मस्ट भी जीरो होगा। बट इस केस में दिस विल बी जीरो, तो बाकी कोई भी कंडीशन आ जाए दिस विल बी मस्ट बी जीरो। तो बहुत फाइन थिन लाइन होता है दोनों को समझने के लिए। तो हमको एग्जाम में फंसा लेगा तो हम लोग बोल देंगे ठीक है मे बी जीरो मस्ट बी जीरो। एज इट क्वेश्चन आए थे तो वहाँ बच्चों ने बहुत सारी गलती करी थी कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है, अगर कोई पूछेगा कब पॉसिबल है, एक तो बात तो समझ में आती है सर ये जीरो नहीं होगा तो जीरो नहीं होगा, समझ में आया कि जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते मस्ट भी जीरो नहीं होगा, बोलेंगे ऑलवेज नॉन जीरो, नहीं, दैट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। जीरो हो सकता है बट एक हमारे पास आंसर है कि सर थीटा का वैल्यू 90 होगा कब, इस दोनों के बीच का एंगल जो डेरिवेटिव फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल का, उस दोनों का एंगल अगर 90 हो जाए उस केस में ये जीरो हो सकता है। तो एक होने का कंडीशन हमने बताया जहां पे ये जीरो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमको एक चीज सीखना होगा, इस दोनों के बीच बहुत फाइन डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है जो कि हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा सा कंसेप्ट था जहां से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं। अगर आपको इसके बेस्ट पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए व्हिच वन इज द करेक्ट, व्हिच वन इज द नॉट करेक्ट, चाहे आपको स्टेटमेंट पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मस्ट बी जीरो, मे बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, नाइदर जीरो नथिंग एल्स, तो हमको इस कंसेप्ट से सारा फंडा क्लियर रहेगा कब, उस डायपोल मोमेंट का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो आई होप आप इस दोनों के डिफरेंस को समझ गए होंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। होंगे तो थोड़ा सा चीज है, अगर हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं तो टॉर्क के बारे में सर क्या विचार है आपका? टॉर्क के बारे में विचार है कि टॉर्क, और ये क्वेश्चन आईआईटी वाले ने पूछा था, मैं इसको नोट में लिख देता हूं तो आप लोग याद रखेंगे, नोट में लिख लेंगे इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने पूछा था अगर ये कंडीशन है, अगर फोर्स अवेलेबल है तो बताओ तो फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो, यहाँ पे मस्ट भी जीरो है, तो सर आपको टॉर्क का क्या ख्याल है? टॉर्क क्या होता है? पीई साइन थीटा। तो ये पूछा था मस्ट भी जीरो, अगर फोर्स जीरो नहीं है तो टॉर्क जीरो नहीं होगा। इस केस में फोर्स जीरो है तो टॉर्क जीरो होगा। सर हमारे पास तो दुविधा हो गई ना, इसकी बात माने किसकी बात माने, क्योंकि पीई वेरिएबल होगा तो बोला जीरो, मस्ट भी, कुछ कंफ्यूजन है ना। तो याद रखेंगे टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, ये दोनों हो सकता है, मे और मे नॉट बी जीरो, आप समझेंगे। अगर इस स्पेसिफिक केस की बात करेंगे तो भाई साहब फोर्स नहीं है टॉर्क नहीं होगा, मतलब में पॉसिबिलिटी है मे नॉट बी जीरो, यहां अगर जीरो नहीं होगा तो ये जीरो नहीं होगा। बहुत ही फाइनल डिफरेंस है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन एज एडवांस में आया था तो सारा स्टेटमेंट मिक्स था। पहले स्टेटमेंट वन एसएसएल रीजन टाइप क्वेश्चन आते थे जहां पे फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट ये था, फर्स्ट ये था, बोला था बताओ ये दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आज भी एम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा इस पे क्लियरिटी होना चाहिए। मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल करता हूं, फिर से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा लगा था मुझे दोबारा बताना चाहिए। हमने फोर्स का डेफिनेशन निकाला माइनस ऑफ डी बाई डी आर, बिकॉज द नेगेटिव वर्जन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। पोटेंशियल हमको माइनस पी डॉट ई था, हमने माइनस को चेंज किया, इसको डीपी बाई डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाकी सब हमारा स्टेटमेंट है। अगर पी डॉट ई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म का मतलब है बदलने वाला नहीं है, तो जब बदलेगा नहीं तो उसका रेट थोड़ी बदलने वाला है। डी बाई डी आर इजकल टू जीरो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड केस की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, जीरो नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब कहने का है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट क्या है? नॉट जीरो। हमने ये लिखा एफ इजकल टू पी डॉट दिस, तो हमने बोला कि मे और मे नॉट बी जीरो। सर ये तो जीरो नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, अगर डॉट प्रोडक्ट का एंगल 90 हो जाए, अगर डॉट प्रोडक्ट का एंगल 90 हो जाए तो ए डॉट बी कॉस 90 जीरो, तो ये जीरो एक चांस बन सकता है। इसलिए हम इसमें श्योर नहीं कह सकते कि ये जीरो नहीं होगा, एक चांस आएगा जहां पे हो सकता है। इस दोनों के कंक्लूजन के बाद से हमारे पास एक कंक्लूजन था। टॉर्क के बारे में क्या विचार है आपका? टॉर्क का कहना था कि पी साइन थीटा होता है डिपेंडिंग ऑन दिस टू कंडीशन, इस दोनों कंडीशन के डिपेंडेंस के बाद हो सकता है टॉर्क जीरो हो और नहीं भी हो। इसलिए इसका सबसे मैच्योर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है मे और मे नॉट बी जीरो। तो ये आपको 3 लाइंस ऑफ फाइनल याद रखने जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन फंसाना चाहेंगे तो आपसे ये पूछ सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा चीज और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। डायपोल इंटरेक्शन होते हैं, ये पॉइंट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं, तो रिजल्ट याद रखेंगे सिर्फ।
केस फर्स्ट है, दोनों अगर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई या 180 डिग्री। उस केस में जो एफ होता है फोर्स, वो 6K P1 P2 बाई R4 होता है। हमको डेरिवेशन नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा होता है कैसे कैसे। देखो फर्स्ट केस बोला है P1 इधर है, इसका मतलब कहना ये है कि अगर कोई माइनस चार्ज यहाँ होगा, प्लस चार्ज यहाँ होगा, एल डिस्टेंस है, तो ये हमारे P1 की बात चल रही है, और हम इसको P1 मान लें, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक प्लस चार्ज यहाँ है, माइनस चार्ज यहाँ है, तो कुछ इस तरह का P2 है, इसको भी N मान लो, कुछ ही मानते हैं, L1 L2 मानते हैं। इसका P1 P2 अगर इस तरह का अरेंजमेंट शो करेगा, उस केस में जो फोर्स होता है बाय द डेफिनेशन और ग्रेस, फोर्स होता है 6 आप बोलोगे R सर किधर से, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, जिस पॉइंट से ये लग रहा है जहां पे निकालना होता है, जिस मान लो यहाँ पे निकालना अपने को, इस पॉइंट पे, यहाँ से R, यहाँ से R, जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू डायपोल्स दैट इज कॉल्ड R, 6K P1 P2 बाय R4। तो हमको रिजल्ट याद आना चाहिए, डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमको रिजल्ट पे कितना होता है याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में एज इट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सिमिलरली यहाँ से क्या, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या कहना है, पहला इधर है, तो ये हमारा माइनस क्यू है, ये क्यू है, सेकंड इधर है, माइनस क्यू एंड क्यू, कुछ इस तरह का हमारा P2 है, कुछ इस तरह का P1 है। तो हम किसी पॉइंट पे पूछेगा एट ए डिस्टेंस R, वी कैन सॉल्व इजीली दिस होता है। सिमिलरली ये जीरो के लिए मतलब पैरेलल है दोनों, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, दैट इज P1 दैट इज P2। ये हमारे लिए आसान है, ये है 3K पर, दोनों इक्वल होता है। तो हमारे लिए ये तीनों का रिजल्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसको लिख लेंगे, बाकी कुछ नहीं है। डायग्राम का मीनिंग यही होता है, ये थीटा कितना हो गया हमारा 0 डिग्री, करेक्ट है, इसको लिख लो। ये हमारा लास्ट चीज था। इसमें एक छोटा सा नोट है जो देखेंगे इधर पे, वो रिजल्ट आप याद कर लेंगे, कुछ नया चीज नहीं, कभी कभी अगर एग्जाम में आ जाए, वैसे आते नहीं, अगर आ जाए तो देख लेंगे कितना होता है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की बात हमने अभी तक, एक नोट लास्ट में देखेंगे, इसको क्या पूछा, वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल फॉर लाइन चार्ज एंड सरफेस चार्ज। याद रखेंगे, हम लोग पोटेंशियल लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज अभी तक नहीं निकाले, क्यों नहीं निकाले, वी कैन ओनली डिफाइन चेंज इन डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस का मतलब हमने पहले दिन बताया था, यू कुछ स्पेसिफिकली क्या होता है डी यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कभी कभी एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने नोट में आपको लिख दिया यू टू बी डी यू, चेंज इन यू। इसलिए मैंने आपको नोट में बता दिया क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक्चुअली चेंज में आता है, ना कि इंडिविजुअल आता है। किसके लिए, लाइन चार्ज एंड सरफेस चार्ज का, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बाकी कुछ नोट्स रहता है, ये हमारा छोटा सा पॉइंट था। सो आज के लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट डायपोल क्या सारा रिलेशंस, डायपोल भी जितने क्वेश्चन थे, हर एक टाइप के क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करी। हमने अपना बेहतर प्रयास किया कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट में, अच्छे से क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल के साथ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के साथ, जो कि हमारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके साथ समझाने की कोशिश करी। आप लोग को जो भी लगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीशन ऑफ डायपोल मोमेंट था। आज हमने डायपोल मोमेंट, उसका रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, हर एक पार्ट को मोर और लेस कवर कर दिया है। अब आपके पास सिंपल सा चॉइस है कि आप जाके जो भी सीट हो, बुक हो, प्रीवियस ईयर हो, आप टिल डायपोल वी कैन सॉल्व। सो आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।